हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D सरल रेखीय गति के बारे में बात करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीट लेवल की बात करेंगे हम। अगर मैं बात करूं बेटा, नीट में यहाँ से क्वेश्चन 1D में नीट में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब की बार भी आया था अवकलन से क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा टफ क्वेश्चन था और क्वेश्चन रिपीट हुआ था। जेई मेन का पुराना क्वेश्चन रिपीट हुआ था नीट में। तो बच्चों, जब भी नीट का टफ पेपर आता है तो हमारे नोट से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। आसान पेपर आता है तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, लेकिन टफ भी आता है तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब की बार भी ऐसा ही हुआ था, कॉपी से क्वेश्चन बाहर नहीं था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 1D मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आर्टिकल फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे फर्स्ट हमने देखा क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स का मतलब है भौतिकी की वह शाखा जिसमें गति के कारणों का विचार न करते हुए कण अथवा वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। जनरली हमारे पास क्वेश्चन आएगा, एक कार एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक पार्टिकल या एक कण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है। तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन लगा रहा है, उसको हम ध्यान में नहीं देते, उस पर विचार नहीं करते। हम ये मान लेते कि इस कण का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गति के कारणों पर विचार नहीं करते, उसी का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। फिर 2 टर्म हमारे पास, एक तो विराम और एक गति। बेटा, विराम और गति एक तरह से सापेक्ष राशि हैं। अगर मैं कहूँ किसी कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो कण विराम अवस्था में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और बोर्ड और मेरे के बीच की दूरी अगर कांस्टेंट रहती है, समय के साथ बदलती नहीं है, तो मैं विराम अवस्था में हूँ। अगर मैं बोर्ड से दूर जा रहा हूँ या पास आ रहा हूँ तो उस केस में बोर्ड और मेरे बीच की दूरी समय के साथ क्या होगी, चेंज होगी, तो मैं गति की अवस्था में होऊंगा। ओके, नेक्स्ट है निर्देशांक तंत्र। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड को रेफरेंस पॉइंट ले लिया था, इसी तरह से फिजिक्स में किसी बिंदु का इसके सापेक्ष उसकी दूरी बताई गई है, उस केस में हम निर्देशांक तंत्र की हेल्प लेते हैं। निर्देशांक तंत्र में 3 एक्सिस होती हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्स, एक वाई एक्स और एक क्या होता है, जेड एक्स। और तीनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, काटते हैं, उसका नाम लेते हैं मूल बिंदु। तो क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु के इधर इसको बोलते हैं एक्स एक्स, इधर बोलते हैं ऋणात्मक एक्स एक्स, इसको धनात्मक वाई एक्स, ये है ऋणात्मक वाई एक्स, और ये जेड एक्स। बेटा, जेड एक्स को मैं एक्सप्लेन, जेड एक्स हमेशा होती है परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब है ये कि ये जो प्लेन है ये समतल तल है, इसे बाहर की तरफ आ रही उसको लेते हैं पॉजिटिव जेड, और जो अंदर जा रही उसको लेते हैं बेटा नेगेटिव जेड। ओके, और तीनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ओके, तो इसको मूल बिंदु या स्थिर बिंदु, इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, नॉर्थ उत्तर दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा, और ये साउथ दक्षिण दिशा होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा एक वस्तु के स्थिति निर्देशांक है 2,0,0 सेंटीमीटर। तो बेटा उसको मूल बिंदु से, मैंने इसमें हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स निर्देशांक दे रखा है, तो मैंने मूल बिंदु से उसको 2 सेंटीमीटर पे खड़ा कर दिया। तो आदमी की स्थिति मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर पूरा दिशा में है। एक वस्तु के निर्देशांक 2,2,0 सेंटीमीटर है, तो उस केस में मैं इस वस्तु को कहाँ पे, एक्स 2 सेंटीमीटर और ये वाई क्या है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से ये किसमें है, ये बॉडी किसमें, ये वस्तु किसमें, एक किसमें, तल में है। ओके, समतल तल में है। और एक वस्तु के निर्देशांक है, 3 निर्देशांक है, 2,2,2 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँगा मूल बिंदु से एक्स दिशा में 2 सेंटीमीटर होगा, वाई दिशा में 2 सेंटीमीटर होगा, और जेड दिशा में, जेड दिशा ये होगी, ओके, 2 सेंटीमीटर पे होगा।
तो ये वस्तु कहाँ में होगी? हवा में होगी। तो एक वस्तु के 3 निर्देशांक है तो इसमें होगी, हवा में होगी। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये क्या है? जेड एक्स। सेम बात करूं मैं, निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है बेटा। एक सरल रेखा में गति, समतल तल में गति और एक होती है त्रिविमीय गति। तो एक विमीय गति, सरल रेखा के अनुदिश अगर कोई पार्टिकल या कोई वस्तु एक्स एक्स के अनुदिश गति करता है या वाई एक्स के अनुदिश गति करता है तो उस गति का नाम है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति एक्स एक्स के अनुदिश हो सकती है, वाई एक्स के अनुदिश हो सकती है और जेड एक्स के अनुदिश हो सकती है। फिर बात करें एक विमीय गति के लिए, बॉडी के लिए केवल एक ही निर्देशांक होगा, या तो एक्स होगा तो वाई जेड जीरो होंगे, वाई होगा तो एक्स और जेड जीरो होंगे और जेड होगा तो एक्स और वाई क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे मैंने एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू। टी में गति, समतल में गति, समतल गति में एक तो परवलय गति और एक वर्ताकार पथ पे गति। ये मैंने परवलय गति का डायग्राम बनाया। एक पार्टिकल को हम धरातल से ऐसे फेंकते हैं तो उसका पाथ ये होता है पैराबोला। तो मैंने कहा यहाँ पे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बताओ, तो यहाँ पे पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट हैं, ये तो एक्स है और ये क्या है? वाई है। ओके, तो 2 कोऑर्डिनेट आ रहे तो कैसी गति होगी? 2 डायमेंशनल मोशन, 2D, द्विविमीय गति। मैंने कहा एक कण वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो यहाँ पे गति कर रहा है तो यहाँ से स्टार्ट होता है, या एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। बट बेटा यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट पे, मैं कहूँगा पार्टिकल की जो मोशन होगी, कण की जो गति होगी वो क्या होगी? द्विविमीय गति होगी। फिर बेटा त्रिविमीय गति, आकाश में गति, इसमें एक्स इक्वल टू नोट वाई, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड को, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जेड तीनों क्या होते हैं? जीरो नहीं होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि एक्स समय पे निर्भर नहीं करता है। एक्स इक्वल टू 2t, इसका मतलब है एक्स समय पे निर्भर करता है। और बेटा मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 2 प्लस 2t, एक्स समय पे निर्भर करता है। ओके, एक्स समय पे निर्भर करता है। हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ लिया जिसमें हमने गति की अवस्था, विराम की अवस्था के बारे में बताया और निर्देशांक क्या होते हैं उसके बारे में बताया। अब हम आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 का नाम है टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। बेटा दूरी क्या होती है? दूरी होती पथ की वास्तविक लंबाई। अगर कोई वस्तु या कोई कण गति की अवस्था में है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का मान होगा पथ की वास्तविक लंबाई। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अगर कण या वस्तु गतिशील अवस्था में है तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, अगर कण स्थिर अवस्था में तो दूरी शून्य होगी। दूरी अदिश राशि है। के मात्रक की बात करूं तो एमकेएस में इसका मात्रक होता है मीटर और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। और इसकी डायमेंशन की बात करूं, विमीय सूत्र की बात करूं तो M0L1TG। फिर बाद में बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम संभव दूरी विस्थापन कहलाता है। यानी 2 बिंदु के बीच में विस्थापन का केवल एक सिंगल मान होता है, लेकिन 2 बिंदुओं के बीच में दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। ओके, तो प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम संबंध दूरी को विस्थापन कहते हैं। बेटा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अगर एक वस्तु ए बिंदु से स्टार्ट होके घूम फिर के वापस बिंदु ए पे आ जाता है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन शून्य होगा, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी। ओके, अगर विस्थापन शून्य है उसका मतलब है कि वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है। अगर विस्थापन धनात्मक है इसका मतलब वस्तु मूल बिंदु से धनात्मक एक्स एक्स की तरफ मूव कर रही है। अगर विस्थापन ऋणात्मक है इसका मतलब है वस्तु मूल बिंदु से ऋणात्मक एक्स एक्स की तरह गति कर रही है। तो 2 स्थितियों के मध्य विस्थापन का केवल एक ही मान होता है, जबकि दूरी के अनेक मान संभव होते हैं। जैसे मैंने ये आपको बताया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो डिस्टेंस
इधर से भी जा सकता हूँ, ए से भी इधर से भी जा सकता हूँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, ए टू बी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ओके, नेक्स्ट मैंने बात की थी, यदि वस्तु गतिशील है तो विस्थापन समय के साथ घट सकता और बढ़ सकता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अगर वस्तु गति की अवस्था में तो दूरी हमेशा समय के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन विस्थापन समय के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे मैं ए से बी गया तो डिस्प्लेस विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन वापस मैं बी से डी आया तो विस्थापन समय के साथ क्या हो रहा है, घटता घटता क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाता है। ओके, यदि कण बिना दिशा बदले सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो विस्थापन का परिमाण और दूरी का परिमाण बराबर होता है। हाँ, अगर कण मूल बिंदु से स्टार्ट होके सीधा चलता जाता है, दिशा बदलता नहीं है, उस केस में विस्थापन का परिमाण और दूरी का परिमाण समान होगा। अदरवाइज दूरी ज़्यादा होगी और विस्थापन क्या होगा, कम। तो ये मैंने आपको दिशा के बारे में बताया, अगर बॉडी इधर जा रही है तो विस्थापन पॉजिटिव, अगर इधर आ रही तो विस्थापन नेगेटिव। मूल बिंदु से वाई एक्स पे ऊपर जा रही तो विस्थापन पॉजिटिव, नीचे आ रही तो विस्थापन क्या होगा, नेगेटिव। बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई बेटा मैंने यहाँ पे, दूरी तथा विस्थापन में रिलेशन। तो दूरी विस्थापन से ज़्यादा हो सकती है और इक्वल हो सकती है। इक्वल कब हो सकती है, जब कण बिना दिशा बदले सीधी रेखा के अनुदिश गति करता है, इसमें दूरी और विस्थापन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। विस्थापन को मैं इधर डिवाइड कर दिया तो विस्थापन को इधर डिवाइड, यहाँ क्या बचा, 1, दूरी अपॉन विस्थापन मोर देन 1 इक्वल टू 1। ओके, ये रिलेशन है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। ओके, विस्थापन सदिश राशि है, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ओके, एम के एस में, सी जी एस में सेंटीमीटर और वी में सूत्र m0 l1t। अब बेटा बात तो ये तो थ्योरी की, थ्योरी तो लिखा देते हैं, लेकिन बात आती है क्वेश्चन की, एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। विस्थापन में दूरी पर प्रश्न, एक क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे, मूल बिंदु से गति प्रारंभ करता हुआ एक कण x के अनुदिश बिंदु 10 मीटर 0 तक जाता है तथा फिर बिंदु -10 मीटर 0 तक इसी रेखा के अनुदिश लौटता है। यात्रा के दौरान कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। ये बेटा प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, 10 मीटर 0 का मतलब x पे x की वैल्यू 10 मीटर और y की वैल्यू क्या है। तो मैंने यहाँ पे कहा ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 होंगे और x इजकल टू ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मतलब होगा बेटा यहाँ पे 10 मीटर, तो मूल बिंदु से चला, मूल बिंदु से 10 मीटर आगे गया, फिर वापिस कहाँ पे है, -10, तो ये मूल बिंदु इधर पॉजिटिव x होता है, इधर पॉजिटिव x और इधर क्या होगा, नेगेटिव x, ये -10। तो कण की प्रारंभिक बिंदु ये था, 10 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर वापिस आया, फिर 10 मीटर इधर गया। तो पूरी मैंने क्या बताया, पथ की वास्तविक लंबाई, पथ की वास्तविक लंबाई 10 + 10 + 10 कितने होंगे, 30 मीटर, 30 मीटर। और विस्थापन प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, मूल बिंदु से अंतिम कहाँ पे, -10 मीटर, तो यह आ जाएगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर खींचा गया सदिश, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, माइनस साइन बता रहा है किसको, डायरेक्शन को, कि विस्थापन ऋणात्मक x की तरफ है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया, एक आदमी पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है तथा उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है, फिर 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, तो आदमी द्वारा तय की गई विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर दिशा, ये पश्चिम और ये क्या होती है, दक्षिण। पूर्व दिशा में 4 मीटर चला, फिर यहाँ से अब बच्चा यहाँ से अब कितना चला, 3 मीटर, फिर किधर चला, उत्तर में, उत्तर इधर है तो यहाँ से उत्तर चला। अब क्या कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ जाता है, ये यहाँ पे खंबा ऐसे चढ़ गया, यानी ये पेन की नोक पे आ गया। अब मैं इस पेन की नोक को पहले मैं इस पेन के बेस को और मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालूंगा, तो ये राइट ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनना है, तो ये इसका आधार होगा, ये लंब होगा, तो कर्ण निकाल लिया मैंने। कर्ण स्क्वायर इजकल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9,
टोटल होगा 25, 25 का रूट लिया क्या 5, यानी ये जो पोल है तो इसका मूल बिंदु से इसका जो आधार है उसके बीच की डिस्टेंस आएगी 5 मीटर, लेकिन यहाँ पे है आदमी, यहाँ पे है, तो मेरे को यहाँ से मूल बिंदु के बीच की दूरी चाहिए। तो ये जो 5 मीटर लाइन इस पोल से 90 डिग्री एंगल पे, देखो ये लाइन से 90 डिग्री एंगल पे है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे बनाता हूं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है सर ये 90 डिग्री, भाई ये तल में है ना, तल से ये पेन 90 डिग्री, तो इससे कितनी भी लाइन यहाँ से ड्रॉ करो सभी इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का कौन बनाएंगे। तो बेटा यहाँ से ये 5 मीटर और पोल की हाइट कितनी थी 12 मीटर, फिर हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस, वापिस मैंने कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड किया तो आएगा 169, 169 का रूट होगा 13, कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, विस्थापन आएगा 13 मीटर। ओके, दूरी तो पथ की वास्तविक लंबाई 4 मीटर इधर चला, 3 मीटर इधर 7 और 12 मीटर ऊपर, कितना आ जाएगा 20 मीटर। फिर बेटा एक अच्छा क्वेश्चन मैंने और दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, एक लुढ़कता हुआ पहिया क्षैतिज धरातल पर आधा चक्कर पूरा करता है तो भू संपर्कित बिंदु का विस्थापन कितना होगा यदि पहिए का व्यास अर्धव्यास 1 मीटर है। तो बेटा मैंने कहा ये ग्राउंड धरातल, ये पहिया और ये भू संपर्कित जो इसके यहाँ पे बिंदु P है, जब ये आधा चक्कर लगाएगा तो ये P बिंदु, ये इसने आधा चक्कर लगाया पहिए ने, ये P बिंदु आ गया यहाँ पे। तो देखो जब पहिया पूरा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई होती है उसकी परिधि के बराबर 2πr, और आधा चक्कर लगाएगा तो परिधि का हाफ हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी πr। ओके, और ये जस्ट इसके अपोजिट है तो ये इसका डायमीटर होगा, ये होगा कितना 2r। तो ये है प्रारंभिक बिंदु बेटा, और ये है अंतिम बिंदु, और विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ओके, ये πr ये 2r, तो ये डिस्टेंस ये क्या क्या बन गया इसका कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है πr स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा πr स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर क्या ले लेता हूँ इसमें कॉमन आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4, बेटा k इज इक्वल टू आ जाएगा रूट r स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4, बेटा यहाँ से r बाहर ले लिया तो r रूट पाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा इसका कर्ण, और ये क्या होगा इसका स्थापन इज इक्वल टू आ जाएगा, r की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर, 1 पुट कर देंगे क्या आ जाएगा रूट पाई स्क्वायर प्लस, आंसर आ जाएगा रूट पाई स्क्वायर प्लस, पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करूँ तो होती है 10, आ जाएगा ये 10 प्लस 4 रूट आ जाएगा रूट, क्या आंसर आएगा। ये बात हमने की किस दूरी और विस्थापन की। ओके, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश, ये 1D पढ़ा रहा हूँ, 1D की बात कर, 2D में हम वेक्टर में फिर दूरी और विस्थापन की बात करें, ये 2D। अब नेक्स्ट आर्टिकल 3 आता है बेटा क्या काल। ओके, तो आर्टिकल 3 की बात करते हैं हम, आर्टिकल 3 क्या है काल, काल वेग स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड, पहले हम स्पीड के बारे में देखेंगे, स्पीड क्या है अदिश राशि है। ओके, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है काल कहलाती है, और समय के साथ दूरी में परिवर्तन को चाल कहते हैं।
चाल की यूनिट मीटर पर सेकंड, एम केस में सेंटीमीटर पर सेकंड। वी में सूत्र की बात करूँ तो m0 L1 t माइनस वन, m है मास, L है लेंथ लंबाई और t है क्या। अब है चाल के प्रकार, एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की 2 मीटर पर सेकंड है, t इजकल टू 0/2 मीटर पर सेकंड, 2 इजकल टू 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी स्पीड बदलेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूटी चला रहे हो और स्कूटी का आपने एक्सीलेटर फिक्स कर दिया कि उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उससे न कम हो रही न ज़्यादा हो रही, तो आपकी चाल क्या होगी, एक समान चाल। ओके, जैसे मैंने कहा स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, 10 मीटर। यदि किसी कण की चाल नियत है अर्थात समय पे निर्भर नहीं करती है तो उस चाल को बोलते हैं एक समान चाल। अगर v की मैंने लिखा v इजकल टू 2t 20t, ये एक समान चाल नहीं है, यहाँ टाइम आ गया, इसका मतलब ये चाल किस पे निर्भर कर रही है, समय पे। जैसे जैसे समय आप चेंज करोगे चाल का मान चेंज हो, इस चाल को बोल देंगे परिवर्तित चाल। क्या बोलेंगे, परिवर्तित चाल, असमान चाल। यदि यदि कोई गतिमान कण असमान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता तो उसको बोलते हैं असमान चाल। ओके, कि v इजकल टू 10t, t इजकल टू 1 सेकंड पे चाल है 10 मीटर पर सेकंड, t2 इजकल टू 2 सेकंड पे चाल है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब चाल किस पे डिपेंड कर रही है, समय पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या असमान चाल। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट आता है बेटा टॉपिक औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल चली गई दूरी अपॉन कुल समय। अगर आप अलवर से जयपुर जा रहे हो और बीच में आप होटल पे रुक के टी ब्रेक ले रहे हो, तो वो टाइम भी औसत चाल में ऐड होता है। यानी पहले तो आप जो अलवर से जयपुर गए तो वो डिस्टेंस निकाल ली, टोटल टाइम, ट्रेवलिंग टाइम प्लस रेस्ट टाइम वो भी इंक्लूड करते हैं इसमें। कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ट्रेवलिंग टाइम ऐड करें या रेस्ट टाइम, दोनों ऐड होते हैं, कुल टाइम है ना यहाँ पे। औसत चाल इसकर कुल तय की गई दूरी अपॉन दूरी तय करने में लगा समय। देखो बेटा औसत चाल का सिंबल ये है, वी पे बार लगा दिया, ये वी एवरेज लिख दिया या ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, ये तीनों औसत चाल के सिंबल हैं। ओके, अगर कुछ ये डायरेक्ट ये लिख के दे रखा है, इसका मतलब आपको कैसी चाल निकालनी है, औसत चाल निकालनी। ओके, तो औसत चाल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है फिजिक्स में अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। तो x2 माइनस x1, x1 का मतलब प्रारंभिक स्थिति, x2 का मतलब अंतिम स्थिति। ओके, t2 माइनस टी माइनस समय अंतराल। तो देखो बेटा औसत चाल हम पढ़ रहे थे, औसत चाल के बारे में पॉइंट लिखा है यहाँ पे। चाल में परिवर्तन की दर, कैसे पूछे, चाल में परिवर्तन की दर उसका मतलब होता है चाल बटे समय, और चाल की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और समय की सेकंड। डीवी, डीवी क्या है, डीवी मतलब चाल का बहुत कम मान, डीवी का मतलब डीटी, ये चाल ही है, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड और टाइम की भी सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। एक मैंने लिखा चाल प्रवणता। देखो फिजिक्स में जब भी प्रवणता वर्ड आता है का मतलब उसको दूरी से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी, चाल प्रवणता, चाल बटे दूरी, ऊर्जा प्रवणता, ऊर्जा बटे दूरी, क्षेत्रफल प्रवणता, क्षेत्रफल अपॉन दूरी। तो यहाँ चाल प्रवणता का मतलब चाल बटे दूरी, डीवी अपॉन डी एक्स। चाल की नहीं तो मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस की मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो आएगा सेकंड ही। ओके, एक मैं एक जनरल क्वेश्चन कराता हूँ औसत चाल। औसत चाल से आईआईटी जेई में भी क्वेश्चन आता है, नीट में भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो एक कण अलग अलग एक समान, अलग अलग एक समान चाल v1 v2 v3 डेढ़ vn से क्रमशः समय अंतरालों t1 t2
T3 डैश Tn में गति करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल का एक ही फॉर्मूला होता है बेटा, कुल दूरी बटे कुल। हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, वो टाइम दे रखा है, और हमें पता है कि चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी? चाल इंटू समय। मैंने यहाँ लिखा चाल दूरी बटे समय, तो दूरी क्या लिखा है यहाँ पे? दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। x1 चाहिए तो v1 इंटू T1, x2 चाहिए v2 इंटू T2, x3 चाहिए तो v3 इंटू, xn चाहिए तो vn इंटू। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया T1 T टाइम के लिए v1 स्पीड से चलता है, T2 टाइम के लिए v2 स्पीड से चलता है, और T3 टाइम के लिए v3। यहाँ पे मेरे को x1 आएगा v1 T1, x2 आएगा v2 T2, और x3 आएगा v3। डेज डेज क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से कुल तय की गई दूरी अपॉन कुल समय, तो दूरी x1 x2 x3 डेज डे xn T1 T2 T3 डेज डे Tn। हमें क्वेश्चन ने x1 नहीं दिया, हमने v1 v2 की टर्म में आंसर निकालना है। x1 होगा v1 T1, क्या होगा v2 T2 प्लस v3 T3 डेज डेज vn Tn, T1 प्लस T2 प्लस T3 डेज डेज Tn। अब ये तो एक कॉमन फॉर्मूला आ गया हमारे पास। मैं थोड़ा इसको स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे कंडीशन है, यदि सभी समय अंतराल एक समान है, यानी ये भी t है, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, या ये 2 सेकंड, T2 की वैल्यू भी 2 सेकंड, T3 की वैल्यू भी 2 सेकंड, मैं वहाँ पे जनरली मैं लिखता है T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू 4 इक्वल टू T। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की, तो V1T V2T Vn T, और नीचे देखो एक दो टाइम है तो t प्लस टी 2t होता है, तीन होते हैं तो 3t, n टाइम इंटरवल है, n समय अंतराल है, n t कॉमन आके कैंसिल हो गया, v1 प्लस v2 प्लस v3 कौन n को बोलते हैं चालों का समांतर माध्य। अगर बेटा समय अंतराल सेम है, सेम समय अंतराल में अगर कोई कण या पार्टिकल या कोई कार डिफरेंट भिन्न भिन्न चाल से अगर दूरी तय करती है, उस केस में हम चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या? v1 प्लस v2 प्लस v3 डे v1 डिवाइड बाई n, तो बोलते हैं चालों का समांतर माध्य। क्या बोलेंगे? चालों का समांतर माध्य। फिर बेटा मैंने इसको एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या, एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक गति करती है, तो औसत चाल बताइए। तो देखो ए से बी जा रही है, और ए से बी, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए यहाँ समय अंतराल सेम है। कितने समय अंतराल लिए मैंने? दो, एक और दो। यहाँ की स्पीड v1 v2, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 समय अंतराल दो हैं, तो दो से डिवाइड कर दिया, तो उससे चाल आ गई v1 प्लस v2 डिवाइड बाई। सेम बेटा मैंने यदि कोई कण भिन्न भिन्न दूरियां x1 x2 x3 डेश डेश xn क्रमशः भिन्न भिन्न चालों v1 v2 डेश डेश vn से तय करता है, तो उससे चाल बताइए। पहले केस में हमने टाइम डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड से दूरी तय कर रहा था, अब क्या है? अलग अलग दूरियों में अलग अलग चाल है, तो औसत चाल, तो औसत चाल का तो एक ही फॉर्मूला होता है। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन ने टाइम नहीं दिया है, टाइम हम यहाँ से निकालेंगे कि इस चाल दूरी बटे समय, या नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v1 t1 इक्वल टू क्या जाएगा? x1 t1 आ जाएगा x1 अपॉन v1। ओके, तो x1 v1 t1 x2 v2 t2। ओके, कुल दूरी x1 प्लस x2 डेज xn, कुल समय t1 प्लस t2 प्लस tn। x1 अब यहाँ से t1 की वैल्यू क्या है? x1 अपॉन v1, तो x1 अपॉन v1, t2 की वैल्यू x2 अपॉन v2, फिर आएगा x tn की वैल्यू xn अपॉन vn। ओके, यहाँ पे मैंने बेटा वही कंडीशन दे दी, यदि दूरी अंतराल समान है, यानी दूरी अंतराल सेम है। पहला दूरी अंतराल x है, स्पीड v1 है, दूसरा दूरी अंतराल x है, स्पीड v2 है, फिर तीसरा दूरी x है, स्पीड v3 है। तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा? x1 प्लस इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x बेटा, पर x प्लस x प्लस x कितने पार्ट है? इसे n पार्ट, एक पार्ट की लेंथ x है, तो क्या n x, नीचे आ जाए x अपॉन v1 x अपॉन v2 x अपॉन v3 x अपॉन v1
एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो 1/v1 1/v2 डैश डैश 1/vn। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे वजह एन, एन 1/v1 प्लस 1/v2 डैश 1/vn तो बोलते हैं चालों का ऋणात्मक माध्य। एन है दूरी अंतरालों की संख्या। क्या हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, दूरी अंतराल सेम है तो चाल, उससे चाल का फॉर्मूला होगा n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/3 डैश 1/। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये ए बी और ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स, मिड पॉइंट से बी की एक्स। मैंने कहा चाल से चाल बताइए। यहाँ पे दूरी अंतराल सेम है, n 1/v1 प्लस 1/v2 डैश 1/। दूरी अंतराल 2 1/v1 प्लस 1/v2, इसका एलसीएम लिया मैंने v2 प्लस v1, वर्ष किया उल्टा किया तो 2v1 v2 v1 प्लस। फिर मैंने बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, देखो बेटा चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है, नीट में भी आता है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बात करते हैं हम, ये क्या है, यदि एक कण प्रथम 1/3 दूरी v1 चाल से, द्वितीय 1/3 दूरी v3 चाल से और अंतिम 1/3 दूरी v3 चाल से तय करता है तो औसत चाल बताइए। तो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए ए से बी। मैंने कहा ये यहाँ से यहाँ तक प्रथम 1/3 यानी d/3, द्वितीय 1/3 मतलब d/3 और अंतिम 1/3 d/3। यहाँ की स्पीड है v1, यहाँ की स्पीड है v2, यहाँ की स्पीड, कुल दूरी बेटा आ गई, कुल दूरी आ गई मेरे पास d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 आएगा d। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम मैंने ले लिया t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है क्या, यहाँ तक का टाइम कितना, यहाँ पे देखो दूरी अंतराल सेम है। जब भी दूरी अंतराल सेम है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, औसत चाल इज इक्वल टू n 1/v1 प्लस 1/1 और n की वैल्यू कितनी दे दी, यहाँ पे कितने दूरी अंतराल है, 3, 1/v1 प्लस 1/1 प्लस 1। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ले लिया मैंने क्या, 3 v1 ये आ जाएगा v2 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, पलटी खा के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 3v1 v3 ऑन v3 v1 v3 और v1 v2। क्या आंसर आएगा हमारा 40 की। तो बेटा उसके साथ से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके साथ से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों को एक्चुअल में नीट में अच्छा परफॉर्म करना है, मेरा यूट्यूब चैनल से मेरे वीडियो देखें, साथ ही साथ अपनी एक नोट्स बनाएं। हाँ, एक मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। मेरा 25 साल का अनुभव है, कभी क्वेश्चन आया ही नहीं यहाँ से बाहर। मैं वो सारे जेई मेन के इजी गोइंग क्वेश्चन जो नीट में डायरेक्ट आ सकते हैं, साल आए थे, वो भी कवर कर लेता हूँ और आसान क्वेश्चन तो कवर हो ही जाते हैं। तो आपसे इतनी बड़ी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड समस्या है तो जैसे मैं 1D के कंटिन्यू क्लास नोट्स जो मेरी लाइव क्लासेस चलती हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको यूट्यूब पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपको ज़रूर मेरा वीडियो देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।